एक जाइंट लाइटनिंग बोल्ट जमीन पर गिरा और चारों तरफ चीखें गूंज उठीं। कोई किसी को मारने के लिए पुकार रहा था। जमीन पर बैठा घायल लड़का सोच रहा था कि आखिर हालात यहां तक कैसे पहुंच गए। अपनी तलवार उठाते हुए एक और गर्जा कि जो तुच्छ इंसान उनकी पवित्र भूमि में घुस आया है उस पर डिवाइन पनिशमेंट टूटेगा। उसने कहा कि हजारों सालों से बीस्ट मैन की धरती बाहरी दुनिया से अलग थलग रही है। ये सुनकर युवक की आंखें डर से फैल गईं। स्थानीय लोग उस आदमी की मौत चाहते थे जिसने ट्रीटी तोड़ी थी। लड़के ने अपनी आंखें संकरी की और सोचा, क्या वो सच में इस अजीब दुनिया में मर जाएगा? 5 घंटे पहले कोई वैन के पास आया और उसके दोस्त से जल्दी खाने को कहा। टेंट में दाखिल होते ही उस आदमी ने उसे अकेले कहीं न जाने की हिदायत दी। उसने समझाया कि अगर वे ढील देंगे तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि उनके अलावा यहाँ 2 और टीम्स मौजूद हैं। नूडल्स खाते हुए प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि आखिर इतने लोग एक साधारण सी रैंक्ड केव में क्यों जा रहे हैं? एक्सप्लोरर सोफे पर बैठ गया और बोला कि अब ऐसे लोग बहुत हैं और वे अकेले हीरोज नहीं हैं। जब किसी ने कहा कि हीरोज यहाँ आ रहे हैं तो उसने नजरें फेर ली। वो आदमी एग्जिट की ओर बढ़ा और अपने साथी से जल्दी करने को कहा। हंटर एक कदम आगे बढ़ा और बोला कि जैसे जैसे वो इस केव के करीब आ रहा है उसे बेचैनी बढ़ती जा रही है। बूढ़ा आदमी घबराई मुस्कान के साथ बोला कि वो तो ए या एस रैंक केव की कल्पना करने से भी डरता है। पोर्टल के सामने खड़े एक्सप्लोरर ने कुछ अजीब महसूस किया। यहाँ डार्कनेस के कई मिनियंस मौजूद थे। तभी आर्मर पहने एक आदमी पोर्टल से बाहर आया। हीरो ने अपने ग्लव्स ठीक किए और कहा कि वे आसानी से रिवार्ड पा सकते हैं। लड़की ने उसकी बात से सहमति जताई। उन्हें देखते हुए वो आदमी भी सोचने लगा कि काश वो भी हीरो बनकर ढेर सारा पैसा कमा पाता। उसके साथी ने उसे बातों में समय बर्बाद न करने को कहा और याद दिलाया कि वे केव की सफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे अवेकनिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। स्क्वाड की एक सदस्य ने उसकी मेहनत के लिए धन्यवाद कहा तो महिला ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुयोशी ने पास से गुजरते हीरोज की तरफ देखा और सोचा कि उनका काम डार्कनेस के मिनियंस को हराने के बाद बची हुई चीजों को इकट्ठा करना है। हीरोज पोर्टल के अंदर प्रवेश कर गए। हाथ में फावड़ा थामे वो लड़का समझ गया कि वो अपनी कमजोरी की वजह से अवेकनिंग टेस्ट में फेल हुआ था, जबकि उसने हमेशा एक हीरो बनने का सपना देखा था। स्क्वाड ने खुद को एक डेड फॉरेस्ट में पाया। कमांडर चिल्लाया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि केव 4 घंटे में बंद हो जाएगा। क्लीनर्स ने खंडरों की तलाशी शुरू कर दी। हर जगह धूल ही धूल थी, लेकिन जमीन पर शील्ड का एक टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा था। आदमी ने अपने कलीग की तरफ देखा और उम्मीद की कि उन्हें कम से कम कुछ तो कीमती चीज मिले। एक युवा लड़का मुस्कुराया और चिल्लाया कि वो और अंदर तक जाएगा। रिसर्चर ने याद दिलाया कि सबको 3.5 घंटे बाद यहीं इकट्ठा होना है। क्लीनर मलबे के नीचे घुस गया और सोचने लगा कि आमतौर पर असली खजाना नीचे ही छिपा होता है। 3.5 घंटे बीत गए। प्रोटैगनिस्ट ने फावड़ा जमीन में गाड़ा और हैरान रह गया कि वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन वो सिर्फ शील्ड का टुकड़ा लेकर वापस नहीं जाना चाहता था। कमांडर ने आवाज लगाई कि अब चलने का समय हो गया है। सुयोशी पीछे मुड़कर बोला कि वो लगभग खत्म कर चुका है। लड़के ने सोचा कि इतना सामान तो कैरन के हॉस्पिटल में एक दिन का खर्च भी नहीं निकालेगा, उसे कुछ बड़ा ढूंढना ही होगा। तभी उसकी नजर आगे एक वेल पर पड़ी और उसे जैसे खजाने की गंध आई। करीब जाकर उसने सोचा, केव के अंदर ये कुआं आया कहां से? शायद यहाँ कुछ वैल्यूएबल छिपा हो। उसने कुएं में झांका और समझ गया कि अगर उसे कोई यूजेबल आइटम मिल गया तो वो कैरन के सारे हॉस्पिटल बिल्स चुका सकता है। कुएं के तल में एक हड्डियों से भरा हाथ पड़ा था, जिसकी बीच वाली उंगली में एक रिंग थी। प्रोटैगनिस्ट सावधानी से नीचे उतरा और मन ही मन सोचा कि शायद हीरोज ने इन अवशेषों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके हाथ में एक गोल्ड रिंग आ गई। मुंह खुला का खुला रह गया। सुयोशी खुश था कि उसे इतनी रेयर चीज मिल गई। उसे याद आया कि ऐसे इक्विपमेंट से स्टेटस इंप्रूव होता है, इसलिए उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। रिंग को देखते हुए लड़के ने तय किया कि वो इसे पहन लेगा और बाद में नकाजातों से अपना लेवल चेक करवाएगा। जैसे ही उसने रिंग पहनी वो उसकी उंगली में चमकने लगी। मेटल उसकी स्किन के अंदर समाने लगा और ब्लड वेसल्स में दौड़ पड़ा। लड़के ने अपना हाथ पकड़ लिया और घबरा कर पूछा, ये क्या हो रहा है? सिस्टम की आवाज गूंजी। इन्फिनिटी रिंग ने उसे अपना मालिक मान लिया है और अब से यूजर इसे उतार नहीं सकेगा। क्लीनर ने ऊपर देखा और सोचा, ये आवाज किसकी है? उसके हाथ में लाइट एनर्जी इकट्ठा होने लगी, जो पल भर में एक विशाल वॉर्टेक्स में बदल गई। कुएं के ऊपर एक तेज ग्लो चमक उठा। प्रोटैगनिस्ट ने मदद के लिए पुकारा। पीछे मुड़कर एक आदमी ने पूछा
क्या वो उसके कॉमरेड की आवाज थी? उसने कहा कि उसने उसे अभी कुछ देर पहले ही देखा था। बिल्डिंग के एंट्रेंस पर खड़ा रिसर्चर अंदाजा लगाने लगा कि उनका साथी शायद किसी और जगह की जांच करने गया होगा। एक और गार्बेज मैन नाराज था। वो इतनी मेहनत करता था फिर भी कभी हीरो नहीं बन पाया। उसी पल एक तेज रोशनी ने सुयोशी को अपनी ओर खींच लिया। जब उसने आंखें खोली, उसके सामने एक ऑल्टर था जिस पर एक जायंट हैमर रखा था, और तभी उसे एहसास हुआ वो बीस्ट मैन का कैदी बन चुका है, उन अपराधियों में से एक जो डिवाइन पनिशमेंट का इंतजार कर रहे थे। आसमान से बिजली सीधा ऑल्टर पर गिरी। सिंहासन पर बैठा बीस्ट किंग रिचुअल की शुरुआत की घोषणा करता है। औरत ने अपनी बाहें फैलाई और गरज कर कहा कि आज 3 अपराधियों का ट्रायल होगा। उनमें से एक उनका ही कबीले का सदस्य है जिसने उनके क्षेत्र की सीक्रेट जानकारी एल्स और इंसानों को बेच दी थी। मॉन्स्टर्स उसे आगे घसीट कर लाए और उसका मजाक उड़ाने लगे। कैदी ऑल्टर के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। बाकी मॉन्स्टर्स डिवाइन पनिशमेंट की मांग करने लगे। गार्ड ने गद्दार को लात मारी और वो जमीन पर गिर पड़ा। आसमान से बिजली गिरी और उसे आ घेरा और चिल्लाया कि डिवाइन किंग का हैमर उसके सारे पाप मिटा देगा, और अब तक कोई भी इस ऑल्टर से बचकर नहीं निकल पाया है। बिजली ने अपराधी के शरीर को चीर डाला। ऑल्टर के पास रेगिस्तान में हड्डियां बिखरी पड़ी थी और भीड़ के जयकारों की आवाज गूंज रही थी। ओआरसी ने अपनी तलवार उठाई और घोषणा की कि अगला दंड पाने वाला वो पहला इंसान है जिसने इतिहास में उनकी पवित्र भूमि में कदम रखा और उन पर युद्ध घोषित किया। मॉन्स्टर ने उस लड़के को पकड़ लिया जो समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो गलती से यहाँ आ गया है और उसकी बहन उसका इंतजार कर रही है। मॉन्स्टर ने उसके पेट में जोर से मुक्का मारा। लड़के ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचा वो मर नहीं सकता क्योंकि करीना को उसकी जरूरत है। क्लीनर जमीन पर गिर पड़ा और सोचने लगा कि हालात आखिर यहां तक कैसे पहुंच गए। उसे घेर कर खड़े मॉन्स्टर ने तिरस्कार से कहा, एक मामूली इंसान आखिर एक महान बीस्ट मैन को कैसे हरा सकता है, और उसने मांग की कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गार्ड ने अपराधी को लात मारकर आगे धकेल दिया। प्रोटैगनिस्ट ने आंखें संकरी की और मन ही मन दोहराया, वो ऐसी जगह पर मर नहीं सकता। सुयोशी अचानक अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जमीन से उछल गया। उसी क्षण बिजली उसके ठीक बगल में ऑल्टर पर गिरी। चमकती आंखों वाले ऑर्क्स हैरान रह गए। उसने डिवाइन पनिशमेंट को डॉज कर लिया था। एक लड़की की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। लीडर ने कठोर आवाज में कहा कि यह बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं है। बीस्ट किंग ने असंतोष में भौहें सिकोड़ ली। लड़का मुड़ा और ऊंची आवाज में बोला, वो यहां मरने से इनकार करता है। अचानक बिजली उसकी पीठ को चीरती हुई आर पार निकल गई। मॉन्स्टर ने मुंह खोलकर व्यंग्य से पूछा, क्या किसी ने उसे नहीं बताया कि डिवाइन पनिशमेंट की लाइटनिंग सिर्फ एक बार गिरती है? भीड़ में खड़े मॉन्स्टर्स ने मुट्ठियां उठाकर विलेन के लिए सजा की मांग की। एक महिला ने धीमी आवाज में कहा, यह लड़ाई बेकार है। जब युवक जमीन पर गिरा तभी उसकी रिंग चमक उठी और डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो गया। क्लीनर का शरीर रोशनी से दमकने लगा। पास खड़ा आदमी उसे शक भरी नजरों से देखने लगा। सिस्टम ने आइडियल फिजिकल फॉर्म बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिर से बिजली कैदी पर गिरी और की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या अपराधी अब भी जिंदा है? प्रोटैगनिस्ट का शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा। आइडियल फिजिकल फॉर्म की क्रिएशन 15% कंप्लीट। मॉन्स्टर्स हैरानी से अपने मुंह खोले खड़े रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। एक और लाइटनिंग बोल्ट गिरी और सुयोशी की पीठ पर जमी काली सूत की परत टूटकर बिखर गई। सिस्टम ने डिवाइन आई स्किल एक्टिवेट कर दी। लड़के ने एक कदम आगे बढ़ाया। वो उस अनजानी कॉल का पीछा कर रहा था। उसके चारों तरफ ऑल्टर पर लगातार बिजली गिर रही थी। फिर भी वो सीधा जायंट हैमर की ओर बढ़ता गया। लाइटनिंग बार बार उसके शरीर को चीर रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। सिस्टम ने डिवाइन कॉन्शियसनेस और एब्सोल्यूट क्लोन स्किल्स भी एक्टिवेट कर दिए। मॉन्स्टर्स उलझन में खड़े सब देख रहे थे। क्लीनर के शरीर से काली सूत के टुकड़े झलझड़ कर गिरने लगे जैसे कोई खोल उतर रहा हो। गार्ड डर से कांप उठा और बोला, डिवाइन किंग के अलावा कोई भी इस हैमर के इतना करीब कभी नहीं आया। बीस्ट किंग हल्का सा मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि यह अपराधी हैमर उठाने की कोशिश कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने अपने दोनों हाथ हैमर पर रख दिए और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे बुला रहे थे? अचानक हैमर जमीन से ऊपर उठ गया। सुयोशी की आंखें फैल गईं। उसने हैरानी से पूछा, मुझे इसकी जरूरत क्यों है? सिस्टम ने चोजन वन का स्पेशल स्टेटस अप्लाई कर दिया। ऑल्टर से बिजली की एक विशाल लहर फूटी। लड़के ने हैमर को अपने सिर के ऊपर उठाया और जोर से चीखा। ऑर्क उसे उलझन भरी नजरों से घूरने लगा। लाइटनिंग ने सेक्रेड वेपन को पूरी तरह घेर लिया। फिर वही बिजली उसके हाथ की हथेली पर गिरी। अचानक उसकी हथेली में एक हैंडल उभर आया। क्लीनर ने चमकते हुए वेपन को नीचे किया और वो धीरे धीरे आकार में छोटा होने लगा। एक अजनबी लड़की ने हैरानी से मुंह खोल लिया। एक इंसान ने डिवाइन हैमर उठा लिया था। दांत पीसते हुए मॉन्स्टर सोचने लगा, एक मामूली आदमी यह कैसे कर सकता है? उसने तय किया कि वे उसे अपने सेक्रेड हैमर को छूने नहीं देंगे। आंखें संकरी करते हुए उसने याद किया, महान बीस्ट किंग भी इसे नहीं उठा सका था और प्राचीन नियम के अनुसार जो भी डिवाइन हैमर उठाएगा वही उनका लीडर बनेगा। प्रोटैगनिस्ट ने अपना स्टेटस विंडो देखा और महसूस किया कि वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। सुयोशी की भौहें ऊपर उठ गईं। वो लेवल 3 पर पहुंच चुका था। उसी क्षण एक और पीछे से उस पर झपटा। मॉन्स्टर उसके पीछे आकर उतरा। उसने बाहें फैलाकर गरजते हुए कहा, एक इंसान अपने गंदे हाथों से उनके
डिवाइन हैमर को छूने की हिम्मत भी न करे। उसके ट्राइब्समैन गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने कहा कि उनका महान जनरल इस अपराधी को ऐसे व्यवहार करने नहीं देगा और बीस्टमैन की शान वापस लेकर रहेगा। रीतो ने हाथ उठाकर कहा कि उसे खुद नहीं पता कि उसने डिवाइन पनिशमेंट से कैसे बचकर हैमर उठा लिया। ऑर्क ने क्रूर मुस्कान के साथ उसे तुरंत हथियार लौटाने का आदेश दिया। मॉन्स्टर ने आंखें तरेर कर कहा, उसे अपनी सजा स्वीकार करनी ही होगी। तभी लड़के के सामने सिस्टम की एक विंडो खुली जिसमें डिवाइन आई स्किल का विवरण था। युवक की आंखें फैल गईं। उसे पता चला कि वो किसी भी वस्तु की डिटेल इंफॉर्मेशन देख सकता है। क्लीनर ने दुश्मन की ओर देखा और उसके सिर के ऊपर एक स्टेटस विंडो खुल गई। भौहें सिकोड़ते हुए प्रोटेगोनिस्ट समझ गया वो सामने वाले के बारे में सब कुछ देख सकता है। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उसकी आंखों के सामने थी। उसने सोचा, क्या यह सिस्टम की ही कोई खास फीचर है? मॉन्स्टर ने अपनी पीठ के पीछे से तलवार निकाली और घुर्राया। एक निकम्मा इंसान उसकी बराबरी करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जनरल ने ब्लेड कैदी के सामने तान दी और तय किया कि उसे बिना कष्ट के मार देगा। सुयोशी ने हाथ उठाकर समझाने की कोशिश की कि उनके बीच कोई गलतफहमी है, लेकिन उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो लेवल 84 था, वो उसे कभी हरा नहीं पाएगा। वॉरियर ने तलवार घुमाई और चिल्लाया, चुप रहो। लड़की कांप उठी। उसने सोचा, रियोता उसे एक ही वार में टुकड़ों में काट देगा। आखिर वो 5 सबसे ताकतवर ऑर्क्स में से एक था। अचानक ऑल्टर की दिशा से एक जोरदार धमाका हुआ। युवक किसी तरह दुश्मन की तलवार रोकने में सफल हो गया। क्लीनर ने तनाव में आंखें बंद कर ली। उसने डिवाइन हैमर अपने सामने उठा लिया, लेकिन उसे महसूस हुआ उसके हाथ जैसे उसके काबू में नहीं है। ऑर्क उसे घूरता रह गया, हैरान कि उसने ऐसा हमला कैसे ब्लॉक कर लिया। मॉन्स्टर ने मुट्ठी भींची और गरज कर कहा, अगली बार वो इतना लकी नहीं होगा। चोजन वन ने नाखुशी से भौहें तानी और फिर समझाया कि ये सब एक गलती है। वो असल में किसी दूसरी दुनिया से आया है। मॉन्स्टर ने हाथ झटकते हुए कहा कि वो उसकी एक भी बात नहीं सुनेगा। जनरल ने कैदी को पकड़ लिया और मुट्ठी कस ली। वॉरियर ने उसे हवा में उठा लिया और तय किया कि उसे आसमान में उछालकर भूकंप जैसे वार से खत्म कर देगा। प्रोटैगनिस्ट के सामने हवा में एक सिस्टम विंडो खुल गई जिसमें एब्सोल्यूट क्लोन स्किल का डिस्क्रिप्शन था। सुयोशी ने भौहें चढ़ाई। उसे अब दुश्मन की कोई भी स्किल कॉपी करने की पावर मिल गई थी। रियोता ने उसे हवा में उछाल दिया। लड़के ने दांत भींचे और समझ गया उसे दुश्मन के दिल को हाथ से छूना होगा। उसने हाथ बढ़ाकर उसके सीने को छूने की कोशिश की। क्लीनर की उंगली सीधा ऑर्क के निपल पर जा लगी। मॉन्स्टर ने तुरंत अपना हाथ सीने पर रख लिया और हल्का सा लाल पड़ गया। चोजन वन नीचे गिरने लगा। उसके सामने अलग अलग स्किल्स की लिस्ट खुल गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ एक कैसे चुने। मॉन्स्टर गुस्से में चिल्लाया, ये चल क्या रहा है? जनरल ने तलवार घुमाई। सुयोशी ने जल्दी से स्काई शेकर स्किल चुन ली। उसने सोचा ये डिवाइन हैमर के साथ अच्छी जाएगी। लड़के ने हवा में ही पैर घुमाया और चिल्लाया, वो यहाँ नहीं मरेगा। वॉरियर की आंखें डर से फैल गईं। उसे ये स्किल कहां से मिली? एक जबरदस्त एनर्जी वेव जमीन पर गिरी। ट्राइब्समैन और कैदी सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। रेड के आसपास धूल का बड़ा बादल छा गया। ऑर्क ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और हाथ ऊपर कर लिए, लेकिन जब उसने महसूस किया तो उसे दर्द नहीं हुआ, उल्टा अजीब सा अच्छा लगा। युवक ने अपनी ठोड़ी पोंछी और नोटिफिकेशन देखा। लेवल डिफरेंस की वजह से डैमेज नहीं हुआ। सब लोग कंफ्यूज होकर जम गए। मॉन्स्टर ने जमीन से अपनी तलवार उठाई। बीस्ट गुस्से में दौड़ा और चिल्लाया, एक इंसान उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तभी अचानक कोई हवा में कूदा और चिल्लाया, बस करो। ट्राइब के लोग गुस्से से दंग रह गए। खुद बीस्ट किंग आगे आ चुका था। आल्टर की तरफ से एक जोरदार धमाका हुआ। क्लीनर ने टेंशन में दांत भींच लिए। जमीन से धूल का बड़ा गुबार उठा और उसी धूल के बीच उसके पीछे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। बीस्ट किंग घुटनों पर गिर गया। उसकी ट्राइब के लोग शौक में अपना सिर पकड़कर खड़े रह गए। मॉन्स्टर खड़ा हुआ और समझ गया डिवाइन हैमर ने खुद उस इंसान को चुना है। बीस्ट ने चोजन वन के कंधों पर हाथ रखे और बोला कि गॉड्स ने उन्हें साफ इशारा दिया है। ट्राइब लीडर मुस्कुराया और कहा कि लाखों सालों में पहली बार हैमर ने किसी को चुना है। औरत ने बाहें फैलाई और सबको बताया डिवाइन हैमर को उसके अलावा कोई नहीं उठा सकता था और अब इस इंसान ने उठा लिया है। ट्राइब के लोग उसे हवा में देखते रह गए, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बीस्ट किंग ने कैदी की तरफ इशारा किया और कहा, इसे बढ़ने दो, यही उनका फ्यूचर रूलर होगा। मॉन्स्टर्स एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इसका मतलब क्या है। रेड ने हाथ उठाकर कहा, एक इंसान बीस्टमैन का लीडर नहीं बन सकता। वो आदमी मुला और शांत आवाज में पूछा, क्या सच में इससे फर्क पड़ता है? मॉन्स्टर ने सिर खुजलाया और बोला, प्रोफेसी में कहीं नहीं लिखा कि उनका लीडर बीस्टमैन ही होगा। क्या वे अपने लोगों की फ्यूचर होप को ऐसे ही छोड़ देंगे? जनरल ने सिर झुकाकर हामी भर दी। औरत ने पीछे मुड़कर पूछा, कैदी का नाम क्या है? प्रोटैगनिस्ट ने अपना नाम बताया। ट्राइब लीडर उसके पास आया और बोला, अभी तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत में हमारी ट्राइब को लीड करना लिखा है। बीस्ट किंग ने अपने हाथ में आग जलाई और कहा, तुम्हें 1 साल में और मजबूत बनकर वापस आना होगा।
तब वे तय करेंगे कि तुम सच में लीडर बनने के लायक हो या नहीं। फिर उसने उसकी पेशानी को छुआ और बोला, अगर तुम 1 साल में वापस नहीं आए तो इस मार्ग के जरिए वो तुम्हें ढूंढ कर मार देगा। सुयोशी ने अपने माथे को छुआ। मॉन्स्टर ने पूछा, तुम्हारा जवाब क्या है? लड़के ने ट्राइब की तरफ देखा और जोर से कहा, वो उनकी शर्तें मानता है। अजनबी लड़की ने मुंह खोलकर उसे कहा, और मजबूत बनो और अपनी आजादी हासिल करो। युवक ने भौहें सिकोड़ ली। उसे याद आया कि उसके बाद इसी लड़की को सजा मिलने वाली थी। उसने तुरंत डिवाइन आई इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसके सिर के ऊपर एक स्टेटस विंडो खुल गई। लड़की ने चोजन वन से कहा कि गॉड्स ने उसे जो मौका दिया है उसे हाथ से मत जाने देना और जिंदा रहना। जब क्लीनर ने देखा कि वो लेवल 72 है तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सोचा, इतनी स्ट्रांग है फिर भी इसे सजा क्यों दे रहे हैं? उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। प्रोटैगनिस्ट ने हाथ उठाया और सोचा, उसे हर हाल में बचना होगा, तभी वो अपने वर्ल्ड में वापस जा पाएगा। सुयोशी ने आंखें बंद की और कहा, वो उनकी ऑफर मान लेगा लेकिन एक शर्त पर। बीस्ट किंग का बेटा हल्का सा मुस्कुराया और पूछा, कौन सी शर्त? लड़के ने कैदी लड़की की तरफ इशारा किया और कहा, वो इसे अपने साथ ले जाना चाहता है। महिला हैरानी से उसे देखती रह गई। उसका मुंह खुल गया। लड़का मुस्कुराया, अब हिसाब बराबर है। चांदनी की रोशनी ऑर्क विलेज के सामने बने गेट पर पड़ रही थी। क्लीनर ने अपने हाथ की तरफ देखा और समझ गया, शायद ये सब इन्फिनिटी रिंग की वजह से शुरू हुआ था। रिंग उसकी उंगली में हल्की चमक रही थी। चूजन वन ने सोचा वो इसे उतार नहीं सकता, लेकिन इसी की वजह से उसे ये अजीब पावर्स मिली है। अब उसके दिमाग में बस एक सवाल था, वो अपने असली वर्ल्ड में वापस कैसे जाएगा? प्रोटैगनिस्ट ने इधर उधर देखा। तभी किसी ने कहा कि विलेज के सारे लोग अपने अपने वर्ल्ड में वापस भेज दिए गए हैं। सुयोशी पागलों की तरह मुस्कुराया। उसे लगा एक क्यूट सी ब्यूटी जिसके कान जानवर जैसे हों, उसका उसे मास्टर बुलाना सच में अच्छा लग रहा था। लड़के ने नाक खुजलाते हुए कहा, अब से हम एक दूसरे का साथ देंगे, ठीक है? लड़की ने नजरें फेर ली और बोली, उसे समझ नहीं आएगा कि यह दूसरा मौका उसके लिए कितना मायने रखता है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, किसी ने कभी उसे थैंक यू नहीं कहा, ना ही प्रोटेक्ट किया। क्या वो उसे अपना मास्टर बुला सकती है? बीस्ट गर्ल हल्का सा शर्मा गई और बोली, वो अपनी पूरी जिंदगी उसे डेडिकेट करना चाहती है। युवक झेप गया, नजरें घुमा ली, फिर धीरे से इजाजत दे दी। वॉरियर ने मुड़कर कहा, चलने का वक्त हो गया है, काफी देर हो चुकी है। लड़की ने हाथ सीने पर रखकर कहा, ध्यान से चलना। क्लीनर ने आसमान की तरफ देखा और राहत की सांस ली। हीरो चल पड़ा। चूजन वन ने सोचा, ये वर्ल्ड सच में अमेजिंग है, लेकिन अगले ही पल उसने नीचे देखा और खुद को रोका। उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। करीना उसका इंतजार कर रही थी। सिस्टम ने बताया, एंडलेस पैसेज की रिकवरी टाइम 24 घंटे है। सुयोशी ने रिंग की तरफ देखा और याद किया, वो इसी एंडलेस पैसेज से यहाँ आया था, मतलब वो वापस भी जा सकता है। रिंग चमकने लगी। लड़के ने सोचा, क्या वो सच में लौट पाएगा? अचानक एक तेज चमक ने उसे घेर लिया। अजनबी लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। जहां उसका मास्टर खड़ा था वहां सिर्फ तेज आग जैसी रोशनी बची थी। युवक गहराई में गिरता चला गया और चिढ़कर सोचने लगा, ये एहसास कितना बेकार है। क्लीनर ने अचानक आंखें खोली। वो खुद को फिर से उसी वेल के तल में पाया। चूजन वन ने भौहें सिकोड़कर रिंग को देखा। उसके सामने एक स्टेटस विंडो खुली और वो खुश हुआ कि दूसरी दुनिया की एबिलिटीज यहाँ भी बची हुई हैं। विंडो देखते हुए सुयोशी ने नोटिस किया उसका लेवल वही है। वो हैरान था, डिवाइन हैमर अभी भी उसके पास क्यों है? थोड़ी खुजलाते हुए उसने सोचा, शायद लेवलिंग दोनों वर्ल्ड्स में काम करता है और शायद डिवाइन हैमर यहाँ इसलिए आया क्योंकि वो डिवाइन इन्वेंट्री ऑफ कॉन्शियसनेस में था। ऊपर से रिसर्चर ने वेल में झांक कर कहा, जल्दी बाहर आओ, केव बंद होने वाली है। नीचे बैठे युवक ने पूछा, तुम लोग अभी तक मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। क्लीनर ने सोचा, उसने दूसरी दुनिया में कम से कम 5 घंटे बिताए थे, फिर यहाँ कुछ भी क्यों नहीं बदला? वेल के पास बैठे आदमी ने कहा, वो तो यही बैठा था इतने समय से, जल्दी बाहर आओ वरना फंस जाओगे। चूजन वन ने रस्सी पकड़ी। ऊपर चढ़ते हुए उसे एहसास हुआ यहाँ तो समय रुका हुआ था। प्रोटैगनिस्ट ने भौहें सिकोड़ ली। उसे लगा ये सब किसी मांगा की स्टोरी जैसा लग रहा है। वेल के नीचे अब भी वो हड्डियों वाला हाथ पड़ा था। सुयोशी सोचने लगा, क्या दूसरी दुनिया में भी टाइम रुक गया था और ये रिंग पहले किसकी थी? वो बाहर चलाया। युवक मुस्कुराया। उसे याद आया कि कल अवेकनिंग टेस्ट है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। बारिश में भीगा हुआ एक खून से लथपथ लड़का चल रहा था। उसकी बहन उसकी पीठ पर बैठी थी। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। एक विशाल मॉन्स्टर शहर को तबाह कर रहा था। लड़की ने सिर झुका लिया और धीमे से कहा, उसे अपने पैरों का एहसास नहीं हो रहा। आंखों में आंसू भरकर उसने पूछा, मम्मी पापा ठीक है ना? एक इमारत गिर पड़ी और जमीन से धूल का बड़ा गुबार उठा। प्रोटैगनिस्ट रुक गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। सुयोशी ने दांत भींच लिए। उस बड़े मॉन्स्टर को देखते हुए उसने अपने माता पिता को पुकारा। उसका निचला होंठ कांप रहा था। फिर उसने मुंह खोलकर जोर से चीख मारी। तभी किसी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया
और उसका नाम पुकारा। नकाज़ातो बच्चों के पास आया और कहा, रुको मत वरना मर जाओगे। उसने भौहें चढ़ाकर समझाया, वे अपने माता पिता के पास नहीं जा सकते, डार्कनेस उन्हें मार देगी। प्रोटैगोनिस्ट रोने लगा। उसने कहा कि उसकी माँ और पापा अभी भी वहां हैं। उसके अंकल ने भारी आवाज में कहा, वो डार्कनेस को हरा नहीं सकता। मॉन्स्टर के पैरों के नीचे आग भड़क उठी। सुयोशी चिल्लाया, उन्हें कैरन को जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। फिर सीन चेंज होता है। लड़की ने भौहें उठाकर पूछा, क्या उसका भाई सच में अवेकनिंग टेस्ट देने वाला है? हॉस्पिटल के बेड के पास खड़ी नर्स ने उसे बहुत केयरिंग कहा और बोली कि उसे भी थोड़ा आराम करना चाहिए। लड़के ने सिर के पीछे हाथ खुजलाया और पूछा, उसकी बहन अब कैसी है? हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे इंजेक्शन लगाया और समझाया कि नसों का दर्द बार बार आता है, इसलिए दवा जरूरी है। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तो वो इस दर्द की आदी हो गई है। लड़का नीचे देखने लगा। उसे साफ समझ आ गया कि वो कितनी तकलीफ में है। क्लीनर की नजर उसकी टांगों की हालत पर गई। सिस्टम ने दिखाया, बिना सहारे दोबारा चल पाने की चांस सिर्फ 1% है। करीना खिड़की के पास अपनी व्हील चेयर लेकर गई। सुयोशी सोचने लगा, उसकी बहन को नॉर्मल लाइफ मिलनी चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, दोस्तों के साथ हंसना चाहिए, घूमना चाहिए। उसने इमेजिन किया कि वो घास पर बैठी हंस रही है। हर दिन उसके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। सड़क पर चलते हुए उसने ठान लिया, वो किसी भी हाल में उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा करेगा, क्योंकि वही उसकी एकमात्र फैमिली है। उसने होठ भींचे, जरूर कोई रास्ता होगा। युवक ने सोचा उसे हीरो बनना होगा, ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटानी होगी और सोल्यूशन ढूंढना होगा। फिर वो रुका और समझा, बात सिर्फ करीना की बीमारी की नहीं है, वो खुद भी इज्जत के साथ जीना चाहता है। चोजन वन ने मुट्ठी भींची, उसे सबसे स्ट्रांग बनना ही होगा। बीटीजी बिल्डिंग के ऊपर चांद चमक रहा था। लोग अवेकनिंग टेस्ट देने के लिए लाइन में खड़े थे। सेंटर का एम्प्लॉई एक नए हीरो को उसके टेस्ट के हिसाब से बना बैज दे रहा था। लड़का खुश होकर बोला, अब वो सच में हीरो है। उसकी मां ने विश किया कि वो कम से कम रैंक सी तक पहुंचे और बोली, तब बड़ी पार्टी करेंगे। ऑफिस के दरवाजे पर खड़े एक आदमी ने देखा, अगला कैंडिडेट फिर से टेस्ट देने आया है, क्योंकि वो पहले फेल हो गया था। एग्जामिनर ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, अंदर जाओ, हाथ मेजरिंग डिवाइस पर रखो। और मन ही मन सोचा, रिजल्ट बदलने वाला नहीं है। प्रोटैगोनिस्ट अंदर गया और बोला, अभी पता चल जाएगा। सेंटर स्टाफ ने पीछे मुड़कर कहा, रिजल्ट वही रहेगा, क्योंकि ये डिवाइस एक्सपीरियंस को बहुत एक्यूरेसी से मेजर करता है। बाहर खड़ा आदमी बोला, ऐसे जिद्दी लोग बहुत देखे हैं। पिछली बार वाला लेवल 3 था, कॉम्बैट पावर सिर्फ 3। सुयोशी मेजरिंग डिवाइस की तरफ बढ़ा। हाथ रखते ही उसने सोचा, वो भी लेवल 3 है, तो उसकी कॉम्बैट पावर कितनी होगी? युवक ने सीरियस चेहरा बना लिया। सिस्टम ने आइडियल फिजिकल फॉर्म एक्टिवेट कर दिया। उसकी मसल्स उभरने लगी। उसके पैरों के नीचे की जमीन में हल्की आग सी भड़क उठी। एग्जामिनर कांप गया। उसे लगा शायद अर्थक्वेक है। स्क्रीन पर लेवल 3 दिखा, लेकिन उसके बगल में कॉम्बैट पावर 5400 यूनिट्स चमक उठा और आवाज आई, 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। लेवल 3 हीरो की ताकत का नया इतिहास बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को आखिर तक देखा। आपका साथ और सपोर्ट मेरे लिए सच में बहुत मायने रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप मेरी इस यात्रा में साथ देना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के जरिए अपनी तरफ से छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। मैं 11 लाख के क्रेडिट्स खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, ताकि आवाज की क्वालिटी वही बनी रहे और मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकूं। आपका छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत बड़ी मदद है। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए दिल से धन्यवाद।